बक्सर में रहते हैं, गंगा जल पीते हैं और गौ का दूध पीते हैं, सूर्य की साधना करते हैं, तो सूर्य की पुत्री वही तो गाय है। फलतः गायत्री मंत्र का दर्शन होता है उस ऋषि को, विश्वामित्र को। अगर यही विश्वामित्र इंग्लैंड में पैदा हो गए होते तो भला क्या खाक सूर्य की साधना होती। ये सब हम जब सोचते हैं तब हम कितनी बड़ी धाती के वारिस हैं, ये हमें तब बोध होता है। और तब ध्यान में आता है कि परम पूजनीय श्री गुरु जी जब भाषण करते थे तो 3 बौद्धिक उनके होते थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो राष्ट्रीय में वो राष्ट्र के बारे में बताया करते थे और वो कहते थे भारत माता ये केवल इसे मिट्टी या भूभाग मत समझो, यह चिन्मयी है, चेतन है। कहते थे साक्षात जगदम्बा है, अन्नपूर्णा है, महालक्ष्मी है, महासरस्वती है। तो उस समय में ये केवल एक शब्द विन्यास सरीखा लगता था, क्योंकि मैं तो ना समझता, आज भी हूं, शायद कुछ कम होगा। ध्यान में आता है कि वो जो कहा करते थे वह लिटरली ट्रू है, भाव के अर्थ में केवल नहीं, वो स्वयं सत्य है। इसलिए संपूर्ण संसार का धारण करने की क्षमता और उसे आगे बढ़ाने की क्षमता ये भारत माता में है। ये तब ध्यान में आएगा, इसमें से अपना कर्तव्य ध्यान में आएगा, अहंकार नहीं, कर्तव्य ध्यान में आएगा कि भारत भारत इसीलिए है, आज भी है। और तब अगर ध्यान में आता है कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यूनान में रोमा सब मिट गए जहां से, तो वह अहमन्यता के लिए नहीं है, वो बात है जो दायित्व की ओर संकेत करती है, वो बात है जो अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य की ओर हमें बोध कराती है। इस स्व को समझेंगे जब, तो स्वत्व के आधार पर होगा स्वाभिमान। हमारे पुरखों ने जो कुछ किया है, जो कुछ दिया है, हमारे पूर्वजों ने जैसा हमें दिया उससे बेहतर हमें अगली पीढ़ी को देकर जाना है। तब समझ में आएगा कि विकास की संकल्पना तब बदल जाती है। जैसी गंगा हमारे पुरखों ने हमें दी, उससे बेहतर गंगा हमें देकर जाना चाहिए या नहीं, वैसी तो कम से कम देकर जाना चाहिए। गंगा का जल आधा रह जाए और सिकुड़ जाए गंगा का पाट, तो हमने अन्याय किया, हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। तब समझ में आएगा कि विकास का तब मापदंड बदलने लगता है। तब जीडीपी आदि के बजाय या उसके साथ सोचना यह पड़ेगा, अगर जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ी तब तो हम कहेंगे विकास, उपजाऊ शक्ति घटी और ज्यादा रासायनिक खाद ही डालना पड़ा, कीटनाशकों के आधार पर हमको करना पड़ा, तो कहेंगे विकार है, ये तो विनाश है। जलस्तर घटा तो विनाश। मनुष्य पेड़ अनुपात पेड़ के पक्ष में नहीं गया तो विनाश। मनुष्य पशु अनुपात पशु के पक्ष में जाए तब तो विकास। 200 साल पहले एक आदमी पर 6 मवेशी और भारत में 200 साल बाद आज 6 आदमी पर 1 मवेशी, तो कैसे कहते विकास? विकास तो तब माने जब हर बच्चे को रोज आधा किलो दूध, आधा किलो सब्जी, आधा किलो फल रोज मिलने की स्थिति तो रहे, केवल पैदावार नहीं, मिलने की स्थिति, एंड पॉइंट पर वो चीज होना। एक तदर्थ सामाजिक आर्थिक आदि व्यवस्थाएं और जिस भित्ति पर ये सारी इमारत खड़ी हुई वो धर्म सत्ता, समाज सत्ता, अर्थ सत्ता, राज सत्ता और अर्थ सत्ता, इस क्रम से समाज संचालन। तब समझ में आता है धर्माधिष्ठित समाज रचना, धर्म नियंत्रित राज्य, धर्मानुकूल समाज, धर्म प्रवण व्यक्ति। और धर्म का मतलब धारणा धर्म नित्या हो, धर्मो धारयते प्रजाः यदा अभ्युदय विशेष सिद्धि सधर्मः। उस आधार पर भारत का संचालन भारत ने किया है। भारतीय समाज ऐसे चला है, उसमें से ही करणीय अकरणीय
उसमें से ही मुट्ठी बांधे आए थे हाथ पसारे जाएंगे, उसमें से ही देख तमाशा लकड़ी का, ये सब उसी में से उभरते चलते हैं जो समाज अपने अधिष्ठान पर कायम रहता है, अन्यों को भी वो वही सिखाता है जो वो जीता रहता है। तो इस दिशा में हम जब सोचते हैं तब स्वावलंबन की बात तब समझ में आती है, तब समझ में आती है कि हाँ, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी है आत्मविश्वास। हम ये पहले समझ लें कि भारत को दुनिया की जरूरत कम है, दुनिया को भारत की जरूरत ज्यादा है। इस आधार पर सोचना शुरू हो, अपने पूर्वजों का दाय हमारे मन मस्तिष्क में ठीक ढंग से अंकित हो, तब आत्मविश्वास का स्फुरण होता है। पुरखों ने किया था, हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो अतीत से प्रेरणा, वर्तमान का सही आकलन और भविष्य के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा सही दिशा में, तब कल से भी बेहतर कल का सवेरा रहेगा, यह आत्मविश्वास देता है। तो इसमें से विकास, विकास के बाद आता है स्वावलंबन, फिर आता है आज स्वावलंबन की प्रासंगिकता। विशेष तौर पर ध्यान में आता है जब आज तो सबको स्पष्ट ही होता है, चाहे वो विकीलीक्स का विषय हो या जापान का विषय हो या राडिया टेप्स का आंतरिक विषय हो, ये सब तो लक्षण ही है ना। ये सब लक्षण बता रहे हैं कि पिछले 500 वर्ष, 250 वर्ष, 150 वर्ष, 500 वर्ष पहले उपनिवेशवाद की शुरुआत, 250 वर्ष से भारत के बारे में लूट ही लूट और भिखारी बनाने की कोशिश, 150 वर्ष से उसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, उसको सिस्टेमिक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, ये जो लूट का हुआ, उसके कारण एक्सप्लॉयटेशन है, उसके कारण गैर बराबरी है, उसके कारण बेरोजगारी है, जो भी स्थितियां बनी, उसी के कारण सेल्फ फ्लैगलेशन की मनोवृत्ति, आत्मनिंदा की वृत्ति, जब अपने बारे में भरोसा न रहे, फिर सत्व का बोध न रहे, स्मृति लोप हो जाए, वो स्थिति आज की बनी। संघात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो हम कौन थे, क्या है और क्या होंगे, इसके बारे में संभ्रम। भारत एक मल्टीनेशनल सबकॉन्टिनेंट है कि भारत ए नेशन इन द मेकिंग है, या भारत ए न्यू नेशन बॉर्न ऑन 15 अगस्त 1947 है, क्या है? नहीं, भारत एक राष्ट्र है, प्राचीन राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, यह सत्य है। सूर्य को कोई नकारना चाहे तो सूर्य का इससे कुछ नहीं बिगड़ता, आंख बंद कर लेने से सूर्यास्त नहीं हो जाता। उन्हीं शाश्वत जीवन मूल्यों के आधार पर जीवन लक्ष्य को रहकर जीवन आदर्शों की छत्र छाया में चलते समाज की पहचान, उसी को हम कहते हैं हिंदुत्व। हिंदुत्व इज द क्विंटेसेंस ऑफ भारतीय नेशनलिज्म। हिंदुत्व का अंग्रेजी हिंदूनेस, उससे वो जीवन मूल्य, उससे वो जीवन आदर्श, उसके साथ जीवन लक्ष्य, अभौतिक जीवन लक्ष्यों के साथ मन जुड़ता है। सर्वात्मैक्य के अधिष्ठान पर वसुधैव कुटुंबकम का लक्ष्य स्थिर होता है। ये भारत की क्षमता, तो ये भारत का स्व है। उसकी प्रासंगिकता की बात मैं कह रहा था कि आज की जो स्थितियां दिखती हैं, मुझे ऐसा लगा कि पिछले 250 वर्षों से दुनिया भर में इकोनॉमी हैज ट्राइड टू गवर्न सोसाइटी, पॉलिटी एंड कल्चर, और उसी के कारण ये सारी अंधेर गर्दी आज मची हुई दिखती है कि सारा समाज अलग अलग प्रयोगों से गुजरता हुआ सरकारवाद और भारत में बाजारवाद तक अब पहुंचा है, जिसमें पूंजी ही ब्रह्म है, मुनाफा ही मूल्य है, उन्मुक्त जानवराना उपभोग ही मानव मोक्ष है। और एकदर्थ समाज की संचालन व्यवस्था में
तोड़ फोड़, विकृतियां, स्वैराचार को ही जीवन के शिष्टाचार का मंत्र प्रदान करने वाली पोषक व्यवस्था आर्थिक राजनैतिक दोनों विशेष तौर पर दिखाई पड़ रही है। समाज उसके कारण बेबस लाचार सा दिखाई पड़ रहा है। मूल्यों के किले ढहते से नजर आ रहे हैं। ऐसी सारी स्थिति में दूसरी तरफ एक चित्र दिखाई पड़ रहा है। स्थितियां ऐसी ही नहीं रहने वाली हैं। यही संक्रमण अवस्था का संकेत हम देख रहे हैं। आगे कल्चर वो फैक्टर होगा। कल्चर विल बी गवर्निंग सोसाइटी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। और अगर यह होना है तो अब तक का एक सिद्धांत अर्थशास्त्र का यह भी है जो विकसित होता चला आया है कि सोशल कैपिटल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस आर द डिसाइडिंग फैक्टर्स फॉर चार्टिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी सोसाइटी इंक्लूडिंग भारत। यदि ऐसा है तो सोशल कैपिटल कल्चरल ट्रेडिशंस का मिलाकर ही बनता है कल्चरल कैपिटल। यह डिसाइडिंग फैक्टर है, neither मनी नॉट टेक्नोलॉजी नॉर मैनेजमेंट। और अगर यह है तो आगे का जो युग है, सामने का समय आ रहा है, वो एक युग परिवर्तनकारी स्थितियों को जन्म देने की स्थिति में अब आ रहा है। वही पीड़ा आज सब तरफ दिखाई पड़ रही है। वही पीड़ा बदलाव की इच्छा के लिए भी प्रसव की पीड़ा बन रही है। तो उस नए युग का अब अवतरण होना है। उसमें ही यह स्वावलंबन की प्रासंगिकता जरा हट के अपने हिसाब से आत्मविश्वास के साथ कि हम जिधर चलेंगे वो राह होगी, अंधानुकरण हम नहीं करेंगे। वे सही है, कहां तय किया, किसने तय किया, तय करने का आधार क्या था। 127वां देश भारत दुनिया में है। अरे किसने कहा है, कौन से वो देश? जब 206 देशों में से 150 देश के लगभग ऐसे हैं जो 1 करोड़ से कम की आबादी के चूहा देश हैं। उन चूहे देशों की तुलना भारत सरीखे हाथी देश से करना ये तो अतुलनीय है, गलत है, ये एरर ऑफ फैक्ट है। अरे बॉक्सिंग में भी बैंटम वेट से तुलना की जाएगी, हेवीवेट से नहीं की जाती। चूहे को हाथी से नहीं तुलना की जाती। चूहे की खुराक हाथी को खिलाओ तो हाथी भूखा मर जाए, हाथी की खुराक चूहे को खिलाओ तो पेट फट के मर जाए, संभव। इसलिए हमको अपने नजरिए से भारत को देखना और दुनिया को भी देखने की कला और विज्ञान में पारंगत होना होगा। उसमें हमको ज़ेनोफोबिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भारत उस स्थिति में रहता भी नहीं है। दूसरे कह दें हम मान लें तो कौवा कान ले गया तो भैया कौवा के पीछे नहीं भागेंगे, अपना कान टटोलेंगे कि सच में ले गया क्या। लेकिन एक बार जब आत्मनिंदा का शिकार होता है समाज तो वैसी सब बातों को swallows with bait and sinker। इसलिए आज की जब हम प्रासंगिकता की बात करते हैं तो ये सारी स्थितियां हैं। तो हमको जब अपने रास्ते चलना है तो हमें समझना पड़ेगा कि वैश्वीकरण जो चला, एलपीजी जिसको कहा गया, जो भी कहा गया, उसमें हम अपने अधिष्ठान पर खड़े होकर तौलना सीखें। हम सिंपल छोटी छोटी बातों को समझना सीखें। खेती एक जैविक प्रक्रिया है। खेती उद्योग नहीं हो सकती, खेती फैक्ट्री का रूप नहीं ले सकती। भारत में खेती जीवन का हिस्सा है। इसको हम गलत दिशा में मोड़ेंगे तो शायद हम बहुत ज्यादा बहुत तरह का नुकसान कर डालेंगे। अरे ब्राजील में ऐसा होता है, अरे अमेरिका में ऐसा होता है। अरे भाई फैक्ट ऑफ लाइफ को समझिए, 30 करोड़ आबादी अमेरिका की और 10 लाख है वहां किसान। भारत में 115 करोड़ आबादी और 65 करोड़ है यहाँ किसान, खेती पर निर्भर। यहाँ एक किसान की 4 एकड़ से कम की औसत जोत है, अमेरिका के किसान की 10,000 एकड़ जोत है। अरे ब्राजील में आबादी 18 करोड़ है, जमीन भारत से दुगनी के लगभग है। तो वहां तो 77% जमीन बड़े बड़े कंपनियों के मिल्कियत होने के बाद भी शेष जमीन में से 18 करोड़ का गुजारा चलना तो बहुत ज्यादा संभव है।
और पाया भी क्या, खोया भी क्या। इसका बैलेंस शीट जब वहां देखते हैं तो सांबा के कार्निवाल ब्राजील का सही चित्र प्रस्तुत नहीं करते। ब्राजील में जनमत संग्रह होता है कि प्राइवेट हथियार रखे जाए या न रखे जाए, सरेंडर कर दिए जाए, तो रेफरेंडम कहता है कि नहीं, प्राइवेट हथियारों की हमें जरूरत है क्योंकि सरकार हमारी कानून व्यवस्था की सुरक्षा करने में विफल है। कौन सा विकास, कहां की स्थितियां, किसका विकास, किसकी कीमत पर विकास, कैसा विकास? इन सारे प्रश्नों का उत्तर, प्रश्नों को हमें खड़े करने पड़ेंगे दुनिया के सामने आगे। ये सब हमारी जिम्मेदारी बनती है। तब बनता है कि कोई हमको कह देता है इंडो यूरो ट्रीटी कर डालो, कोई कहता है एफटीए कर डालो, एफटीए का एक्सटेंशन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी कर डालो। एग्रीकल्चर स्टेट का विषय है, मगर कोई भी देश के प्रदेशों का मुख्यमंत्री इस बात से अवगत तक नहीं है एफडीए में क्या क्या कर दिया गया है। सरकार बताने को तैयार नहीं है। जो जानकारियां मिलती हैं वो यूरोप के सूत्रों से अपने पास छन कर जानकारियां मिल पाती हैं कि कितना अनिष्ट हो रहा है। और खेती को शामिल करने का कोई भी प्रदेश सरकार विरोध नहीं कर पा रहे, उनको मालूम ही नहीं है कि एफडीए क्या हो रहा है। ये सब जब हम देखना शुरू करते हैं तब समझ में आता है कि भैया खेती की जमीन खेती के अलावा क्यों उपयोग में आवे। जनसंख्या भूमि का अनुपात, इसका भी तो कहीं ख्याल रखना चाहिए। फूड सिक्योरिटी की बात, हमको कौन सा देश है, किसके पास इतने मवेशी हैं जो हमारे लोगों को दूध की आवश्यकता पूरी कर दे। कंपैरेटिव एडवांटेज की बात कही जाती है। अरे हॉलैंड कितना पिद्दी था तो देश है। भारत 115 करोड़ लोगों को आधा किलो दूध रोज सप्लाई करने में कहां से उसके साथ असंभव होगा। डेनमार्क कहां से कितना कर ले जाएगा। फिर यह होना उचित भी है क्या? हमारे देश की जरूरतों को हम पूरा करें और अन्यों को भी मदद करें, ये लक्ष्य होना चाहिए। और कंपैरेटिव एडवांटेज का डिस्टॉर्टेड एप्लीकेशन भारत के हित में नहीं होगा। ये आज की प्रासंगिकता का तकाजा है। हम हाथ बढ़ाएं, हम दुनिया के लिए एजेंडा सेट करें, हम अपनी राह खुद चलें, औरों को भी बताएं, क्योंकि वहां के समाज तो क्षत विक्षत हो चुके हैं। कल्चरल कैपिटल की दृष्टि से वो पॉपर होते चले जा रहे हैं। तो हम अपना हाथ सहयोग का उन्हें बढ़ाएं। वक्त का तकाजा तो अब ये आने वाला है। तो सारे तकाजों को समझकर अपने को रिपोजिशन करना और उसमें भारत के आम आदमियों की समझ और ताकत को स्वयं रियलाइज करना, ये देश के संचालक मंडल का दायित्व बनता है। देश के आम आदमियों के जो इंडिजिनस विजडम हम कहते हैं, उसका हम सम्मान करना सीखें। ये आज की प्रासंगिकता का तकाजा है। हमें याद है अभी हमारा दोस्त कृष्णकांत शुक्ल गोमुख से आ रहा था, मैं गोमुख जा रहा था, मिला था मुझे। बाद में वो अभी कल प्रसंग बता रहा था, वो अमेरिका में लेक्चर देता फिरता है स्पिरिचुअल इकोलॉजी। वो कह रहा था कि भाई सामान्य आदमी का विजडम तो हम ये देख रहे हैं, हम तो आंध्र प्रदेश में घूम रहे थे, दाब पीना था सड़क पर, हम और 2 विदेशी थे, एक महिला थी, साफ पहनी थी, फटे भले ही हो कपड़े, और नारियल बेच रही थी। हम उसके यहाँ खड़े हुए, 3 नारियल दे दो। वो असमंजस में, फिर एक उठाया, फिर रखा, फिर 2 ऐसे ही रखते रही। अरे पैसा, उसको लगा कि यार पैसे मेरे पास नहीं, समझ रहे, क्योंकि तो हाफ गंजी में था और जेब नहीं थी और लुंगी थी। इसने टेक में से 50 रुपया निकाला। तब वो कहती है कि नहीं, आप लोग एक काम करिए, क्या थोड़ा आगे ही वो जो बैठे हैं ना, वहां से नारियल ले लीजिए, वहां से नारियल ले लीजिए। तुम्हारे पास नहीं है क्या? नहीं, वहां से ले लीजिए। क्यों भाई, क्यों नहीं दोगे तुम? नहीं, हमारे 6 नारियल बिक चुके हैं, वहां कोई ग्राहक नहीं पहुंचा, उसका भी तो परिवार चलना है। ये वो सामान्य सी बोल रही है। आपने गुजरात का वो सुना ही है, कच्छ के भूकंप के समय का, जब वो महिला भिखारिन वो सुखड़ी लेकर पहुंची थी, देने के लिए, कुछ पाने के लिए नहीं। चेतपेट की वो महिला जो जयललिता के दत्तक पुत्र के विवाह के बाद वो अपने ही बेटी का विवाह कर रही थी प्लेटफॉर्म पर दूसरे स्टेशन के एक वेंडर के साथ।
इससे जब पूछा कि तुझे नहीं इच्छा होती वैसे ही शान शौकत का विवाह होता? हाँ हाँ इच्छा तो होती है, लेकिन ठीक ही है जो हो रहा है। कहा क्यों? कहा कि देखिए पिछले जन्म में जयललिता ने बहुत अच्छा काम किया होगा, आज वो भोग रही है। मैंने पिछले जन्म में कुछ गड़बड़ किया होगा, इसलिए मैं भुगत रही हूँ, लेकिन चिंता मत करो, ये जन्म मैं ठीक से जी रही हूँ। अगले जन्म में जयललिता भुगतेगी और मैं भुगतूंगी। पानी में लकड़ी बहकर चली आ रही है, एक गांव के लोग तैरते हैं, कुछ लकड़ी लेकर आते हैं। लकड़ी लेकर आते हैं तो एक सामान्य किनारे पर जा रहा बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, ये लोग चुपचाप बैठ गए किनारे पर। अरे और लकड़ी जा रही है, और लाओ। ये कहते हैं नहीं हमारे काम का तो हो चुका। अरे तो भी क्या, बह रहा है, जुटा के तो रखो, बाद में काम आएगा। कहा कि ये बुद्धि हमको मत दीजिए। कहा क्यों? क्योंकि ये बुद्धि अगर आ जाए तो इसके पहले भी तो गांव है, फिर लकड़ी यहां तक ही क्यों पहुंचे? फिर तो लकड़ी वहीं पर निकाल चुके होते। तो जरूरत भर यूज एंड थ्रो नहीं, हर एक चीज सेक्रेड है। ये आगे की तकाजों के रूप में सामने आने वाली है बात। उस बात को पहचाने, आगे के बयार की दिशा को पहचाने और अपने को ठीक रीपोजिशन करें, तो हम स्वाभाविक तौर पर उस भाव के साथ लहरों की ऊंचाई पर चलकर आगे हम अपने लक्ष्य में सफल होंगे। ये विश्वास व्यक्त करता हुआ अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करुण जी। आपने सचमुच में आत्मविश्वास का एक नया संचार किया, ऐसा मुझे महसूस होता है। और आपने स्व का जो खूबसूरत वर्णन व चित्रण किया, उसके जरिए अपनी बात को समझाया, रोचक तरीके से समझाया। हम इसका व्याख्यानमाला का प्रकाशन करने जा रहे हैं, कुछ समय बाद किया जाएगा। और इसका प्रकाशन करने के बाद इसको ओपिनियन मेकर्स, डिसीजन मेकर्स के बीच में भेजा ही जाएगा। लेकिन ये ओपिनियन लगातार बनता रहे, ये दबाव बना रहे कि विकास का मापदंड क्या हो, किस चीज़ की हमें सचमुच में आवश्यकता है, इसका हम सब लोगों को लगातार निरंतर प्रयास करते रहना होगा। मैं इससे पहले कि आज के अध्यक्ष भाषण के लिए माननीय जसवंत सिंह जी का निवेदन करूँ, इससे पहले एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आवाज़ अच्छा, एक रिक्वेस्ट ये है कि हम एक रजिस्टर यहाँ सर्कुलेट हो रहा है, उसमें आप अपने नाम, पते, ईमेल आईडीज, टेलीफोन नंबर्स वगैरह दें, अथवा अपना विजिटिंग कार्ड देने का कष्ट करें, ताकि आप लोगों को आगे भी निमंत्रण मिलता रहे। अब मैं अध्यक्ष भाषण के लिए माननीय जसवंत सिंह जी से निवेदन करता हूँ। जसवंत सिंह जी। हमारे अध्यक्ष जी, गोविंद जी, मैंने पूछा यहाँ खड़े होने से पहले दो प्रश्न पूछे थे। एक अध्यक्ष जी से पूछा मुझे कितनी देर बोलना है, क्योंकि साधारणतः जो अध्यक्ष होता है वो अपने पद का दुरुपयोग अवश्य करता है। मुझे पद के दुरुपयोग की कोई इच्छा नहीं है। दूसरा प्रश्न मैंने महेश जी से पूछा था, भाई महेश जी आपने इतनी बड़ी, इतना बड़ा इज्जत मुझे बख्शी या आदर दिया, मुझे क्यों आमंत्रित किया है? क्योंकि मैं तो कई बिरादरियों से बाहर निकाला जा चुका हूँ, उनको वापस भी आ गए तो सामने नहीं आ रहा। शायद महेश जी ने हमको कहा कि आपके सनातन स्वर्गीय नाना जी से रहे, वो सही बात, एमरजेंसी में गए, उसके बाद भी रहे। कुछ जिम्मेदारियां ऐसी मिली थी जिससे नाना जी ने अपने हाथ में जो काम झेला था उसमें मैं कुछ सहयोग दे सकता था। ये उनका बड़ापन है कि उन्होंने जाते दिनों तक इजाज किया।
ये उनकी स्मृति में व्याख्यान माला है। मैं सोचता हूँ कि गोविंद जी ने जो पहला यहाँ व्याख्यान दिया वो इतना उपयुक्त है, इतना सुंदर है और कथित वक्त विचारों से अलंकृत नहीं कहूँगा, विचारों से भरा हुआ है। तो आप सबको और आयोजकों को धन्यवाद, बधाई। व्याख्यान माला हम केवल नाना जी के व्यक्तित्व को ही याद न करें, उनके विचारों से चलें या उनके विचारों पर कम से कम विचार तो करें। तो ये मैं सोचता हूँ उनकी स्मृति के पीछे सही एक प्रकार से हमारा नमन होता। कुछ शब्द हैं आज के, बहुत ही उपयुक्त विषय है, उसके कुछ शब्द हैं। विकास शब्द है, उस पर बहुत सी सारगर्भित विवेचन जो ये किया। स्वावलंबन है और प्रासंगिकता है, यही 3 तो शब्द हैं। इसके आधार पर ये इसका विषय है। मैं विकास, हम कहीं ये सही है, ये जो कहा हम कहीं बहुत गलत चले गए हैं विकास की परिभाषा को लेकर। इसमें तो विचार हो सकते हैं कि कब से गलत जाना शुरू हुआ और अब हम किस दिशा में जा रहे हैं। मैं सोचता हूँ विकास शब्द को केवल पाश्चात्य आर्थिक विवेचन में बांध करके जब से हमने देखना शुरू किया तब से विकास बिल्कुल विकृत हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं। मैं 2 या 3 बातें कहूँगा। गोविंद जी ने कृषि की बात की, उसकी बैठक थी, दोहा नाम उसकी बैठक थी। हमारी ओर से जो प्रतिनिधि थे, नाम लेने की आवश्यकता नहीं, जा रहे थे। कैबिनेट में बातचीत हो रही थी। तो मुझे भी कुछ जिम्मेदारी थी। तो माननीय अटल जी ने पूछा कि क्या कहते हो दर्शन। मैंने कहा अटली गाँव में पैदा हुआ, वहीं बड़ा हुआ। तो एक बात मैं ज़रूर आपसे कहूँ, मैं रेगिस्तान का हूँ। हमारे यहाँ तो खेती का अर्थ है पशुधन को पालना। कभी कभार बरसात होती है, सिंगल क्रॉप जोन होते हैं, बाजरा उगाते हैं, कुछ चारा उगता है। 2 बातों, एक तो कृषि भारत में, चाहे हमारा रेगिस्तान गिने चाहे कोई अन्य प्रदेश गिने, कृषि केवल एक आर्थिक व्यवस्था नहीं, जीवनोपार्जन की एक उपाय नहीं है। भारत है एक ऐसा देश केवल जहाँ कृषि जीवन शैली। आप जिस दिन हम इसको भूल जाएंगे तो हम सोचता हूँ हम भारत की सुगंध को खो देंगे। क्योंकि इसीलिए शायद सोचता हूँ, मेरा कभी उनसे संपर्क नहीं हुआ, जानता नहीं। तो जब वो गांधी जी ने कहा भी भारत की आत्मा गाँव में बसती है, वो कृषि से जुड़ा हुआ नहीं उनका वाक्य था, परंतु ये सही बात। कृषि ने ही हमारी गांव की संस्कृति के सारे उत्सव दिए, संगीत दिया, मेले दिए। रेगिस्तान के अभी चैत का महीना आने वाला है, फागुन लगा है। चैत के महीने में उस रेगिस्तान में इतना बड़ा मेला होता था, 750 साल से चल रहा है। एक कोई लड़ाई हुई थी गुजरात के अंदर के मुस्लिम नवाब जो थे शासक, उनसे